नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, दिव्यनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर। दोस्तों, हम किसी विषय पे चर्चा करें इससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। नीचे सब्सक्राइब की बटन दी गई है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे हमारे वीडियो आपको समय से प्राप्त होते हैं। मित्रों, यह हमारा पहला वीडियो है, इसीलिए आपसे बहुत अपेक्षा है कि आप इसको लाइक और कमेंट जरूर करेंगे जिससे हम अपने अगले वीडियो में सुधार कर सकेंगे। हमारा जो आज का विषय है प्रवाल भित्तियाँ, कोरल एंड कोरल रीफ्स। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। कोरल एवं कोरल रीफ, प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियाँ, यह पृथ्वी का एक सुंदरतम एवं मनमोहक प्रतिरूप होता है जो अन्य जीवों के साथ मिलकर के एक सहजीवी के रूप में निवास करता है। और यह एक्चुअल में अपने चारों तरफ एक चूने की खोल बनाता है, कवर बनाता है जिसमें यह निवास करता है। और जब यह मर जाता है तो यह चूने का खोल निक्षेपित होकर के एक भित्ति के रूप में देता है, भित्ति के रूप में बनता है जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। यद्यपि इस प्रवाल भित्तियों के बनने में अन्य जो कारक हैं उनका भी विशेष योगदान होता है, जैसे मोलस्का के जीव, मत्स्यवर्गीय जीव, समुद्रों के गाद, बालू या अन्य जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के एल्गी, वनस्पतियां, यह सारी चीजें निक्षेपित होकर के इन प्रवाल भित्तियों का निर्माण करती हैं। लेकिन तो इसमें से एक जो कोरल होता है, जिसके जीव को पॉलिप कहते हैं, यह कोरल सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इन प्रवाल भित्तियों को हम कोरल रीफ के नाम से ही जानते हैं। दुनिया में प्रवाल जो जीव हैं, जो कोरल जीव हैं, इनकी 10,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे कि लाल, पीले, नीले, हरे या विभिन्न प्रकार के यह प्रवाल जीव पाए जाते हैं। यह इनकी विविधता के दृष्टिकोण से यदि हम चर्चा करें तो यह इतने विविधतापूर्ण होते हैं कि स्थलीय भागों पर पाए जाने वाला विषुवतरेखीय वन, जहां पूरे स्थलीय भाग की सबसे अधिक पर्यावरणीय विविधता पाई जाती है, उनसे कई गुना अधिक विविधता इन प्रवाल भित्तियों के आसपास पाई जाती है। यहाँ प्रवाल जीव रहते हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ रहती हैं, उनसे जुड़े हुए अन्य छोटे जीव, मोलस्का के जीव रहते हैं, मछलियों का निवास होता है। इस तरह से एक बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं और विविधतापूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। इसीलिए इनको इस पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। इनमें जो प्रवाल भित्तियाँ हैं, इनके जो जीव होते हैं जिनको हम प्रवाल कहते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है आगे हम इसमें बता दें। प्रवाल भित्ति बनाने वाले जीवों को पॉलिप कहा जाता है। यह अपने द्वारा बनाए गए एक चूने की खोल में, कैल्शियम की खोल में निवास करता है। इसकी संरचना एक विशिष्ट होती है। इसके बाह्य तंतुओं पे, बाहरी हिस्से पे एक एल्गी या यूं कहें हम कि एक शैवाल चिपका होता है जिसे जुक्सानथलाई कहते हैं। पॉलिप इसी जुक्सानथलाई से मिलकर के अपने भोजन का निर्माण करता है, क्योंकि जो पॉलिप जीव होता है यह अपने उपयोग का मात्र 40% भोजन ही अपने मुंह के द्वारा प्राप्त करता है। शेष 60% भोजन के लिए वह जुक्सानथलाई एल्गी पे ही डिपेंड होता है, जो इसके शरीर से चिपका हुआ होता है। वह एल्गी समुद्र से चूने का अवशोषण करती हैं, कैल्शियम का अवशोषण करती हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वह भोजन बनाती है। वह जो भोजन बनाती है उसका एक बड़ा हिस्सा पॉलिप के शरीर में जाता है, जिसे पॉलिप के
भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस प्रकार जो जुक्सानथलाई एल्गी जो उसके ऊपर बाह्य तंतुओं पर चिपकी होती है, उसका एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, क्योंकि जब जुक्सानथलाई उससे शरीर पे नहीं होता है, ऐसे कंडीशन में पॉलिप जीव को 60% भोजन कम प्राप्त होता है। इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एल्गी उसके ऊपर चिपकी होती है, उसका कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह एल्गी चूंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाती है, इसलिए इस एल्गी का विकास वहीं होता है जहां तक समुद्र के अंदर प्रकाश पहुंच पाता है, सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, वहां यह एल्गी नहीं पाई जाती है। इस एल्गी के बगैर पॉलिप जीव नहीं रह सकता है, इसलिए पॉलिप भी वहीं तक रहते हैं जहां तक यह एल्गी का विकास होता है। अर्थात कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि जो प्रवाल के जीव हैं पॉलिप, वह वहीं तक निवास करते हैं जहां तक समुद्र के में सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच सकता है। प्रवाल भित्ति बनाने वाले जीवों को पॉलिप कहा जाता है। जैसा कि हम पिछले भाग में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो प्रवाल जीव हैं वह पृथ्वी के सभी महासागरों में नहीं पाए जाते हैं। इनकी कुछ फेवरेबल कंडीशन होती हैं जहां वो कंडीशन पाई जाती है, इनका विकास केवल वहीं होता है। इसलिए अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि इनके विकास के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं अनिवार्य हैं जिसपे इनका विकास संभव होता है। इसमें जो पहला कंडीशन है वह है तापमान। कोरल जीव के विकास के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। हालांकि इसके उपयुक्त विकास के लिए 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान ही सबसे उपयुक्त माना जाता है। मरे ने इसके विकास को निर्धारित करने के लिए यह माना कि पृथ्वी पर 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा जिन स्थानों से होकर के गुजरती है, उन स्थानों में कोरल का विकास पाया जाता है। किंतु आश्चर्यजनक रूप से कई जगह इस तरह से भी कोरल पाए जाते हैं जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है, जैसे लाल सागर, रेड ओशन, यहाँ का तापमान लगभग 27 से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ भी कोरल पाया जाता है, कोरल जीव का विकास हुआ है। किंतु यह विकास इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ तापमान हमेशा ही उच्च बना रहता है। कोरल के विकास के लिए यह अनिवार्य है कि तापमान में अचानक परिवर्तन न हो। अल्पकालिक तापमान वृद्धि या अल्पकालिक तापमान में कमी आ जाना कोरल के विकास के लिए सबसे हानिकारक होता है। इसीलिए कोरल का विकास मुख्य रूप से 40 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य ही होता है। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि उत्तरी भाग में 40 अंश उत्तरी अक्षांश तक कोरल का विकास पाया जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में 30 अंश तक पाया जाता है। उसका कारण यह है कि दक्षिणी गोलार्ध का समुद्र उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा सम रहता है। साथ ही दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग की कमी के कारण इनका विकास नहीं हो पाता है। इस पर हम आगे फिर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम पिछले पॉलिप जीव के लिए दूसरी आवश्यक दशा गहराई है। जैसा कि हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं कि यह अधिक गहराई में जीवित नहीं रह पाते हैं। इनके लिए अधिकतम 200 से लेकर के 250 फीट या 60 से लेकर के 77 मीटर गहराई पर्याप्त होती है। इससे नीचे चूंकि सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, इसलिए इनका विकास नहीं हो पाता है। साथ ही साथ इनके लिए एक उपयुक्त कंडीशन यह भी है कि इनका विकास मुख्य रूप से महाद्वीपीय मग्न तटों पे ही होता है और इसके लिए एक विस्तृत मग्न तट की जरूरत होती है, क्योंकि अधिक गहरे मग्न तट होने पे या अधिक ढाल वाले मग्न तट होने पे इनका विकास नहीं हो पाता है। समुद्र की लहरें इनको विच्छिन्न कर देती हैं, इसलिए यहाँ प्रवालों का निवास स्थल नहीं बन पाता है। इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे मग्न तट जिनका ढाल 0.3 डिग्री के आसपास हो अथवा उससे कम हो, उन्हीं स्थानों पर प्रवाल द्वीपों का विकास हो पाता है। प्रवाल जीवों के लिए तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण दशा जल है। जहाँ प्रवालों का विकास होता है वहाँ लवणता युक्त जल होना चाहिए, स्वच्छ जल होना चाहिए।
अवसादों की आपूर्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अचानक अवसाद आने से या गंदला जल होने से प्रवालों का मुख भर जाता है और प्रवाल जीवित नहीं रहते हैं। इसी कारण प्रायः नदियों के मुहाने पे प्रवाल जीवों का विकास नहीं होता है। साथ ही साथ ऐसे तट जहाँ समुद्री लहरें अधिक वेगवती होती हैं, अधिक शक्तिशाली होती हैं, वहाँ भी प्रवाल का विकास नहीं होता है, क्योंकि प्रवालों के जमाव को वो अंदर की तरफ बहा ले जाती हैं और वहाँ प्रवाल द्वीप या प्रवाल वलय नहीं बन पाते हैं। प्रवालों के विकास के लिए 27 से 30 प्रति हजार लवणता युक्त जल होना चाहिए। कम लवणता प्रवालों के विकास के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए नदियों के मुहानों पर प्रवालों का विकास नहीं होता है, क्योंकि प्रवाल के विकास के लिए 27 से 30 प्रति हजार लवणता होना अनिवार्य होता है। और चूंकि नदियों के द्वारा मीठा जल समुद्रों में डाला जाता है, अतः वहाँ लवणता कम हो जाती है। इसी प्रकार समुद्री धाराएं और समुद्री तरंगों का होना भी वहाँ अनिवार्य होता है। ये समुद्री धाराएं अथवा तरंगे समुद्रों से प्रवाल के लिए भोजन ले आती हैं, जिससे इनको भोजन प्राप्त होता है, अतः बिल्कुल स्थिर क्षेत्र में प्रवालों का विकास नहीं होता है। इसीलिए महासागरों के जिन क्षेत्रों में सार्वजनिक सागर पाए जाते हैं, वहाँ का जल चूंकि बाहर नहीं निकल पाता है, अतः भोजन की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में जहाँ समुद्री तरंगे या समुद्री धाराएं नहीं पहुँचती हैं, वहाँ भी प्रवालों का विकास संभव नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ जल, प्रदूषण रहित जल या मनुष्यों के विनाशात्मक क्रियाकलाप जिन क्षेत्रों में अधिक होते हैं, उनमें भी प्रवालों का विकास नहीं होता है। इससे प्रवाल को बहुत ही नुकसान हुआ है। इस संबंध में हम आगे चर्चा भी करेंगे। प्रवालों के विकास के लिए 27। आइए अब हम देखते हैं प्रवाल भित्तियों का विकास किन किन महासागरों में, किन किन क्षेत्रों में हुआ है। जैसा कि मानचित्र से भी आप देख पा रहे होंगे कि प्रवाल भित्तियों का विकास मुख्य रूप से 30 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य हुआ है। दुनिया में सबसे अधिक प्रवाल भित्तियां प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। प्रशांत महासागर में मुख्य रूप से इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यू कैलिडोनियन और ऑस्ट्रेलिया के समीपवर्ती भागों में प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, जैसा कि आप जानते हैं। इसी प्रकार न्यू कैलिडोनियन रीफ के पास एक फोरापुटी नामक एटॉल है, जो सबसे विश्व प्रसिद्ध है। इसी प्रकार चीन सागर में भी प्रवाल भित्तियों का विकास पाया जाता है। हवाई द्वीप के आसपास प्रवाल भित्तियों का विकास पाया जाता है, क्योंकि वहाँ ज्वालामुखी के उद्गार हैं, ज्वालामुखी द्वीप हैं, इसलिए उन द्वीपों के तटों के सहारे प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ है। इसी प्रकार कैलिफोर्निया तट के सहारे भी कुछ प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ है। अब देखते हैं हम हिंद महासागर में। हिंद महासागर में इंडोनेशिया के तटीय क्षेत्रों से प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ है। भारत के दोनों तटों पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, मुख्य रूप से लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों में प्रवाल भित्तियों का विकास मिलता है। इसी प्रकार जो कच्छ की खाड़ी है, वहाँ भी थोड़े बहुत प्रवाल भित्तियां मिलती हैं। भारत के दक्षिणी भागों में मालदीव, जो पूर्णतः एक प्रवाल भित्तियों पे ही बना हुआ देश है, प्रवाल द्वीप पे ही बना हुआ एक देश है मालदीव। इसी प्रकार फारस की खाड़ी में भी प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ है। लाल सागर में प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ है, हालांकि यह आश्चर्यजनक रूप से विकास हुआ है, क्योंकि लाल सागर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहता है, लवणता भी यहाँ अधिक रहती है। लेकिन एक उपयुक्त कंडीशन यह होती है कि वहाँ तापमान का परिवर्तन अधिक नहीं हो पाता है। इसी तरह से अफ्रीका में यदि देखा जाए तो मेडागास्कर द्वीप के सहारे भी प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका के पूर्वी तटीय भागों के सहारे प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ है। इस तरह से अब हम अटलांटिक महासागर को यदि देखते हैं तो अटलांटिक महासागर में कैरेबियन सी के सहारे प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ है। इसमें फ्लोरिडा प्रवाल भित्ति प्रसिद्ध है। फ्लोरिडा तट के सहारे एक बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भागों में
प्रवाल भित्तियों का विकास अधिक हुआ है। ब्राजील के तटों पे भी कुछ प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। इन प्रवाल भित्तियों के वितरण से आपको भी स्पष्ट होता होगा कि जो प्रवाल भित्तियां हैं, कोरल रीफ हैं, यह मुख्य रूप से दुनिया के सभी महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों के सहारे ही पाई जाती हैं। पश्चिमी तटीय भागों के सहारे प्रवाल भित्तियों का विकास नहीं हो पाता है। तो उसका कारण यह है कि प्रत्येक महाद्वीप के पश्चिमी तटीय भागों के सहारे ठंडी धाराएं चलती हैं। ठंडी धाराओं के कारण उस क्षेत्र का तापमान कम हो जाता है और प्रवाल भित्तियों का विकास नहीं हो पाता है। जैसे अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे वेनेजुएला की धारा चलती है, जो वहां के तापमान को कम कर देती है, इसलिए वहां प्रवाल भित्तियों का विकास नहीं हो पाता है। इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट के सहारे पेरू तट की धारा चलती है, जो वहां के तापमान को कम कर देती है, इसलिए वहां प्रवाल भित्तियों का विकास नहीं होता है। प्रवाल भित्तियों के विकास न होने का एक प्रमुख कारण व्यापारिक पौने भी हैं। यह व्यापारिक पौने महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भागों से जल को हटाती हैं, जिससे नीचे से ठंडा जल आता है और उसका तापमान कभी भी उच्च नहीं हो पाता है। इस कारण उस संपूर्ण तटीय क्षेत्रों में, यानी महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में, पश्चिमी भागों में बड़े रेगिस्तान, मरुभूमियां पाई जाती हैं और साथ ही साथ वहां समुद्री भाग का तापमान कम होने के कारण कोरल का विकास नहीं होता है। इसलिए यह एक ध्यान देने वाली चीज है कि प्रवाल भित्तियों का विकास महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों पे मुख्यतः हुआ है, मुख्य रूप से हुआ है, जबकि पश्चिमी तटीय भागों पे इनका विकास नहीं हुआ है। अब आइए हम आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रवाल भित्तियों पे हम चर्चा भी कर लेते हैं। कौन कौन सी प्रवाल भित्तियां हैं, महत्वपूर्ण प्रवाल भित्तियां। आइए देखते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय भागों के सहारे एक लंबी श्रृंखला में तट के पैरेलल, लगभग तट के पैरेलल एक प्रवाल भित्ति पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। इसका जो विकास है वह मुख्य रूप से 9 अंश से लेकर के 22 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। पूरे पूर्वी तटीय भागों के सहारे इसकी कुल लंबाई लगभग 1200 मील या 1920 किलोमीटर के आसपास है। यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह ऑस्ट्रेलिया के तटीय भागों के लगभग पैरेलल में फैला हुआ है। कहीं कहीं इनकी दूरी ऑस्ट्रेलिया के तटीय भागों से कम अथवा अधिक भी हुई है। जैसे इसके उत्तरी सिरे पर यदि देखा जाए तो यह तटीय भाग से लगभग 128 किलोमीटर दूर है, यानी लगभग 80 मील की दूरी है। जबकि दक्षिणी सिरे पर यदि हम देखें, पूर्वी भाग के दक्षिणी सिरे पर देखें तो यह बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के तटीय भाग से बिल्कुल लगा हुआ जैसे है। जैसे इसकी दूरी तट से मात्र 7 मील या 11 किलोमीटर की रह जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया तट और इस रीफ के बीच एक लेगून का निर्माण भी होता है, जो बीच बीच में, अच्छा एक चीज और ध्यान देने वाली है कि यह बीच बीच में कटा हुआ है, जिसके कारण इससे हो करके और समुद्री लहरें, समुद्री तरंगें इसमें आती रहती हैं और इन प्रवालों को भोजन भी प्राप्त होता है और आवागमन के लिए ये एक रास्ता भी उपलब्ध होता है तटीय भागों पर आने जाने के लिए। यह इंडोनेशिया और मलेशिया द्वीप समूह है। यहाँ प्रशांत महासागर और हिंद महासागर का मिलन स्थल भी है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ है। चूँकि यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, इसलिए मग्न तट की प्राप्ति यहाँ हो जाती है और यह कोरल के विकास के लिए उपयुक्त दशा प्रदान करती है। इसी प्रकार लाल सागर के तटीय भागों में भी प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ है। यद्यपि यहाँ तापमान उच्च रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ प्रवाल भित्तियों का विकास पाया जाता है। यह न्यू कैलेडोनियन क्षेत्र, जो मध्य प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, यहाँ फुराफुटी नामक एटॉल विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ भी कोरल रीफ का विकास हुआ है।
अटलांटिक महासागर का मेसो अमेरिका बैरियर रीफ सबसे महत्वपूर्ण है। फ्लोरिडा तट के सहारे अनेक प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। इसी तरह दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भागों में जो होंडुरास, ग्वाटेमाला या मैक्सिको है, उस तट के सहारे भी प्रवाल भित्तियों का विकास पाया जाता है। मैक्सिको की खाड़ी में स्थित फ्लोरिडा प्रायद्वीप के सहारे, मुख्य रूप से इसके पूर्वी तटीय क्षेत्र के सहारे प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ है। यहाँ फ्लोरिडा गर्म जलधारा चलती है जो इनके लिए भोजन उपलब्ध कराती है। फ्लोरिडा आगे चल करके गल्फ स्ट्रीम जो धारा को जन्म देती है, तो इसके सहारे भी प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ है। भारत में देखते हैं, भारत में भी कई स्थानों पे प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ है। इसमें मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, यहाँ मुख्य रूप से प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ है। इसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार या जिसको पाक जलडमरू मध्य पाकवे कहते हैं, वहाँ भी प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ है। और मुख्य रूप से जो राम सेतु है उसके आसपास भी वह एक प्रकार के प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ है। इसी तरह से महाराष्ट्र के तटीय भागों में प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ है। कच्छ का रण, गल्फ ऑफ कच्छ जिसको कहते हैं, कच्छ के रण में भी प्रवाल भित्तियां का विकास हुआ है। यहाँ प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, मुख्यतः श्रीलंका और भारत के मध्य मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भित्तियों का विकास हुआ है। आइए अब देखते हैं प्रवाल भित्तियों का प्रकार। प्रवाल भित्तियों को हम मुख्य रूप से दो आधारों पर डिवाइड करते हैं, विभक्त करते हैं। पहला आधार है स्थिति के आधार पर, यानी उनका जो लोकेशन होता है, उनकी जो अवस्थिति होती है उसके आधार पर इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियां जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। दूसरा सीमांत प्रदेशीय प्रवाल भित्तियां, यानी जहाँ तक इनका विकास हुआ है उसके बाहर भी कुछ प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं जिनको सीमांत प्रदेशीय प्रवाल भित्तियां कहते हैं। जो दूसरा आधार है, इनकी आकृति के आधार पे, इनके शेप के आधार पे इनको तीन भागों में हम बांटते हैं। पहला है तटीय प्रवाल भित्तियां, दूसरा अवरोधी प्रवाल भित्तियां और तीसरा प्रवाल वलय या जिनको हम एटाल कहते हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे इनकी आकृति के आधार पे। पहला है तटीय प्रवाल भित्ति। तटीय प्रवाल भित्तियां, यह ऐसा माना जाता है कि यह प्रवाल भित्तियों के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था होती हैं। आगे जब हम इससे संबंधित अनेक संकल्पनाएं पढ़ेंगे उसमें यह और क्लियर भी हो जाएंगी। तो यह तटों के सहारे प्रारंभिक रूप में इस तरह के रीफ का निर्माण होता है। यह तट से बिल्कुल लगी हुई होती हैं। कभी कभी यह तट से दूर भी बनती हैं, जिससे तट के और प्रवाल भित्तियों के बीच एक लैगून का निर्माण हो जाता है। इस तरह के लैगून को हम वोक चैनल के नाम से जानते हैं। इन प्रवाल भित्तियों का तट की तरफ जो ढाल होता है वह बहुत ही कम होता है, मंद होता है, जबकि समुद्र के भीतर की तरफ यानी तट के अभिमुख क्षेत्रों पे, अपोजिट क्षेत्रों पे इनका ढाल तीव्र होता है। उसका कारण यह है कि समुद्री तरंगें आती हैं और अपने अवसादों से तथा इन प्रवाल भित्तियों के अवसादों को ले आकर के और प्रवाल भित्तियों के दूसरी तरफ डिपॉजिट कर देती हैं, निक्षेपित कर देती हैं, जिसके कारण ढाल मंद हो जाता है। जबकि तटों के अभिमुख क्षेत्रों पे, सामने वाले क्षेत्रों पे समुद्र की ओर वह बिल्कुल खड़े ढाल वाली होती हैं। दुनिया में इस तरह की अनेक प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, जिसमें मकाऊ प्रवाल भित्ति, दक्षिणी फ्लोरिडा की प्रवाल भित्ति, मलेशिया के सहारे कई प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। तटीय प्रवाल भित्तियों की संरचना को हम इस मॉडल के सहारे भी जान सकते हैं। जैसे एक स्थलीय भाग होता है और उसके बाद से समुद्री निक्षेप या बीचेज बनते हैं, कुछ मैंग्रोव वनस्पतियां हो सकती हैं, फिर धीरे धीरे रीफ का निर्माण होता है या लेगून होता है और पुनः धीरे धीरे उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है और तटीय प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है या तटीय प्रवाल भित्तियों की अवस्थिति आती है और उसके बाद अचानक उनका ढाल तीव्र हो जाता है और गहरे समुद्र की शुरुआत होती
ऐसा नहीं है कि फ्रिंगिंग रीफ केवल महाद्वीपीय तटों के सहारे ही पाई जाती हैं, यह अनेक महाद्वीपों के साथ साथ आइलैंड या द्वीपों के सहारे भी पाई जाती हैं, जैसा कि आप इस चित्र से समझ पा रहे होंगे। आइए अब देखते हैं जो दूसरी प्रवाल भित्ति है उनको बैरियर रीफ या अवरोधक प्रवाल भित्तियां कहते हैं। यह तटों से कुछ दूर पाई जाती हैं। तटों के और प्रवाल भित्तियों के बीच एक छिछला लैगून पाया जाता है। यह तटों के एक लंबे भाग में फैली होती हैं। इनकी ऊंचाई भी अधिक होती है, इनकी चौड़ाई भी अधिक होती है। इनका ढाल लगभग 45 से 50 अंश के आसपास होता है, किंतु कहीं कहीं यह 15 से 25 अंश ढाल पे भी होती है। इनका ढाल भी तटों की तरफ मंद होता है और समुद्री भागों में इनका ढाल अधिक होता है। यद्यपि यह प्रवाल भित्तियां निरंतर रेगुलर रूप में तटों के सहारे फैली होती हैं, लेकिन कहीं कहीं यह बीच में टूटी भी होती हैं। इस टूटे हुए भाग के सहारे वह समुद्र के शेष भाग से जल का आदान प्रदान होता रहता है, इसीलिए इस टूटे हुए भाग को ज्वारीय प्रदेश कहते हैं। इन्हीं के सहारे जलयानों का तटीय भागों तक आना भी संभव हो पाता है। कई स्थानों पे यह प्रवाल भित्तियां 200 फीट की बजाय यह 300, 350, हवाई द्वीप के पास लगभग 900 फीट की गहराई तक ही पाई जाती हैं। अब इतने अधिक गहरे भागों में प्रवाल भित्तियों का कैसे विकास हुआ है, यह विद्वानों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। आइए देखते हैं दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जिसमें हम पीछे चर्चा भी किए हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों के सहारे लगभग 1200 मील लंबी यह दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ। आइए बैरियर रीफ को इस चित्र से भी आप समझ सकते हैं कि तटों के सहारे एक लैगून का निर्माण होता है, उसके बाद से फिर बैरियर रीफ होता है। बैरियर रीफ का ढाल तटों की तरफ मंद होता है, समुद्रों की तरफ ज़्यादा तीव्र होता है। यह लैगून छिछला होता है। तट और रीफ के बीच जो लैगून बनता है यह अपेक्षाकृत छिछला होता है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी गहराई एकदम नियत बनी रहती है। इसको हम जब डेविस का सिद्धांत आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें और हम विस्तृत इसमें चर्चा करेंगे। यह प्रवाल भित्तियों के विकास की अंतिम अवस्था होती है, जो एक वलय के आकार में हो जाती है, अर्थात अंगूठी या घोड़े के नाल के रूप में हो जाता है। इसका विकास जो आइलैंड होते हैं, द्वीप होते हैं, उन द्वीपों के चारों किनारों पर पाए जाते हैं, किंतु इनकी बड़ी खासियत यह होती है कि यह वलयाकार जो प्रवाल भित्ति होती है या जिसको हम एटॉल कहते हैं, यह कहीं न कहीं से खुला जरूर होता है, जिससे समुद्र के जल का आदान प्रदान होता रहता है। इसकी गहराई मुख्य रूप से 40 से 70 फैदम यानी 240 से लेकर के 420 फैदम तक गहरे क्षेत्रों में फैला होता है। कभी कभी एटॉल बाहर की तरफ निकल आते हैं, यानी समुद्री सतह से ऊपर आ जाते हैं, तो इनमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां निकल आती हैं। बहुत सारे एटॉल तो इस तरह से हैं जो समुद्र से बाहर आ गए हैं और उनमें विभिन्न न केवल वनस्पतियां उग गई हैं, बल्कि मानव अधिवास भी बन गए हैं। जैसे अंडमान निकोबार के कई द्वीप हैं, मालदीव इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इनकी अवस्थिति के आधार पे एटॉल को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला, वे एटॉल जिनके बीच में द्वीप नहीं पाए जाते हैं बल्कि एक लैगून पाया जाता है। दूसरा, वे एटॉल जिनके बीच में द्वीप पाए जाते हैं और जिनके चारों तरफ वलय के रूप में रिंग के रूप में एटॉल का विकास हुआ है। और तीसरा, वे एटॉल जिनके बीच में द्वीप तो कभी पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो अवतलित हो गए हैं और एक छिछले लैगून का निर्माण हुआ है। एटॉल के 3 रूप हैं। वे एटॉल जिनके बीच में द्वीप पाए जाते हैं, दूसरा वे एटॉल जिनके बीच में द्वीप नहीं पाए जाते हैं, और तीसरा वे एटॉल जिनमें बाद में द्वीप बन जाते हैं। एटॉल के विभिन्न रूपों को हम इस चित्र से भी समझ सकते हैं। प्रथम अवस्था है जिसमें तटीय प्रवाल भित्तियां अथवा अवरोधक प्रवाल भित्तियों का विकास होता है, बैरियर रीफ का विकास होता है।
जो तीसरी कंडीशन होती है जिसमें एटॉल का विकास होता है, यह एटॉल का विकास होता है, बीच में द्वीप होता है, चारों तरफ एटॉल बनते हैं, उसके महाद्वीपीय मग्न तटों पर द्वीप के तटीय भाग और एटॉल के बीच एक लैगून का निर्माण होता है। तीसरी अवस्था होती है द्वीप का धीरे धीरे अवतलन होता है, नीचे की तरफ धंसता हुआ चला जाता है, और चौथी अवस्था होती है कि द्वीप लगभग अपरदित होकर के समाप्त हो जाता है और केवल एक एटॉल का निर्माण होता है, वलयाकार एटॉल का निर्माण होता है और इसके बीच में एक छिछला लैगून बनता है। एटॉल के विकास के प्रतिरूप को इस चित्र से भी समझा जा सकता है। जैसा कि इस चित्र से भी स्पष्ट है कि एटॉल का विकास होता है, द्वीप और एटॉल के बीच में एक लैगून, छिछला लैगून पाया जाता है जिसमें समुद्रों द्वारा निक्षेपित पदार्थ भी होता है और प्रवाल के द्वारा निक्षेपित पदार्थ भी होता है। जो एटॉल होता है तटों की तरफ इसका ढाल मंद होता है और समुद्रों की तरफ इसका ढाल तीव्र होता है। तटीय प्रवाल भित्तियों की ही बात, जो एटॉल होता है इसका भी विकास समुद्र की तरफ ही होता है, तटों की तरफ इनका विकास नहीं होता है। एटॉल के विकास को इस चित्र से भी समझा जा सकता है। प्रथमतः द्वीप होते हैं, मुख्य रूप से ज्वालामुखी द्वीप को दिखाया गया है। ज्वालामुखी द्वीप होते हैं, चारों तरफ प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है, पुनः वह ज्वालामुखी द्वीप का धीरे धीरे अवतलन होता है और बाद में वह पूर्णतः विलुप्त हो जाता है और बीच में एक कम गहरा लैगून का निर्माण होता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि प्रवाल भित्तियों से क्या लाभ है। पहला है पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण ये करती हैं, यानी यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र एक सघन रूप में पाया जाता है, अधिक विविधता रूप में पाया जाता है। जैसा कि पहले भी हमने चर्चा किया है कि जो कोरल रीफ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह पृथ्वी पर स्थलीय भागों पर सबसे अधिक पर्यावरणीय विविधता वाले विषुवतरेखीय वनों से कई गुना अधिक पाया जाता है। जो दूसरा है वह तटीय भागों का सुनामी अथवा समुद्री तरंगों द्वारा सुरक्षा करता है। जैसे चक्रवात और तूफान के समय, भूकंप के समय जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उनको यह अवरोधित करता है, दुर्बल करता है, जिससे तटीय भागों पे कम नुकसान होता है और यह तटीय भागों की सुरक्षा करता है। तीसरा है समुद्री संसाधन की प्राप्ति, इससे विभिन्न प्रकार के समुद्री संसाधन प्राप्त होते हैं, मूंगा, कैल्शियम या अन्य विभिन्न प्रकार के कीमती समुद्री संसाधन प्राप्त होते हैं। यह कैल्शियम का एक बड़ा स्रोत होता है। नेचुरल जो कैल्शियम है यह इससे प्राप्त किया जा सकता है, एक बड़े स्तर पर प्राप्त किया जा सकता है। मैंग्रोव वनों को सुरक्षित रखता है। चक्रवात और तूफान के समय जब ज़्यादा तेज लहरें चलती हैं तब जो मैंग्रोव वनस्पतियाँ हैं वो मैंग्रोव वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं, यह उनकी सुरक्षा करता है। मैंग्रोव वनस्पतियों तक पहुँचते पहुँचते समुद्री लहरों या तरंगों की जो शक्ति होती है वो कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, जिससे यह इनकी रक्षा करता है। द्वीपीय क्षेत्र की प्राप्ति, अनेक जगह जो कोरल रीफ हैं एटॉल के रूप में होकर के वह बाहर की तरफ निकल आए हैं, जिस पे वनस्पतियाँ उगाई हैं, बाद में समुद्रों के द्वारा उस पर निक्षेप किया गया है, मानव बस्तियाँ बन गई हैं, खेती गृहस्थी का कार्य भी इस पर होता रहता है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मछलियों का निवास स्थल के रूप में होता है, चूँकि यहाँ मछलियों के लिए भोज्य सामग्री अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है, इनको भोजन मिलता रहता है, इसलिए मछलियाँ आकर्षित होती हैं तथा यहाँ निवास करती हैं, जिससे यहाँ मछलियों का एक शरण स्थल, निवास स्थल बन जाता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो प्रवाल भित्तियों से अनेक प्रकार के लाभ भी हैं। आइए अब इस प्रकार जो कोरल रीफ हैं, प्रवाल भित्तियाँ हैं, वह पृथ्वी की एक महत्वपूर्ण संरचना है। इसके संबंध में और चर्चा हम करेंगे। अब हम अपने अगले वीडियो में प्रवाल भित्तियों के निर्माण से संबंधित अनेक थियरियाँ हैं, सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। प्रवाल भित्तियाँ इस समय संकट के काल से गुजर रही हैं, प्रवाल मर रहे हैं, प्रवाल भित्तियाँ नष्ट हो रही हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, जिसको हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं।
इस पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आपने यह वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।